हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम यहाँ पे टॉपिक ले रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस, उसके रिगार्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी प्रोसेस। तो हमारा आज का पेपर है बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमारे पेपर सेकंड फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो प्रोटीन वाला चैप्टर है उसमें जेनेटिक कोड्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ये दोनों टॉपिक्स जो है उसके भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ पे दोनों के लिए इसको प्रिपेयर करना है। तो आज का टॉपिक हो गया प्रोटीन। अब प्रोटीन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो प्रोटीन को डिटेल में हम समझ चुके हैं। प्रोटीन, व्हाट आर प्रोटीन्स? तो प्रोटीन्स के लिए हम ग्रीक भाषा में प्रोटियोज से मिले के बना हुआ शब्द है, और प्रोटियोज के लिए हम कह सकते हैं कि प्रथम स्थान रखने वाला, दैट इज प्रोटीन। एक चीज। दूसरी बात, अगर अपन प्रोटीन के लिए कहें तो सबसे पहले इसका नाम जो है वो बर्जीलियस, उसके अलावा और भी कई साइंटिस्ट की, जैसे हम यहाँ पे नाम लें तो कई साइंटिस्ट जो हैं वो इसके अंदर आए, उन्होंने एंजाइम्स के रूप में, अमाइनो एसिड्स के रूप में इनको आइडेंटिफाई किया। ठीक है, प्रोटीन के लिए अगर अपन कहें मेनली तो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट क्या है हमारी बॉडी के लिए या प्लांट्स के लिए, तो प्रोटीन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल्स and they are consumed in the functional and structural units। मेन फंक्शन और स्ट्रक्चर जो है बॉडी की, वो सारी की सारी किसके द्वारा कंट्रोल की हुई है? प्रोटीन के द्वारा कंट्रोल की हुई है। और एक जो प्रोटीन है वो खुद किसके द्वारा कोड किया जाता है? एमआरएनए के ऊपर उपस्थित ट्रिपल कोड की संरचना के अनुसार। ये प्रोटीन्स की पूरी व्यवस्था है। तो प्रोटीन्स के लिए एमआरएनए का संश्लेषण ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और प्रोटीन्स का बनना हो गया ट्रांसलेशन। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे अगर अपन प्रोटीन्स के संश्लेषण या प्रोटीन्स के इतिहास की बात करें तो पहला नाम तो हमारा आ जाता है कौन सा? बर्जीलियस। बर्जीलियस के बाद फिर जो हमारा नाम आता है यहाँ पे वो आ जाता है जैमनिक। जैमनिक ने सबसे पहले रेडियो एक्टिव प्रोब्स को यूज में लेते हुए अमाइनो एसिड्स की चेन या प्रोटीन के संश्लेषण चेन को समझा, और उन्होंने बताया कि कोशिका द्रव्य के अंदर जो है प्रोटीन का संश्लेषण एंजाइमेटिक विधि से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन इसके इतिहास की बात करें तो जैमनिक, पॉल जैमनिक लगभग 1950, इन्होंने अमाइनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन की व्याख्या की। ठीक है, वहीं अगर अपन बाय जाएं तो फिर हमारे पास आते हैं कौन? क्रिक। लगभग 58 में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सुझाया कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसको हम प्रोटीन कह रहे हैं, वो पॉलीपेप्टाइड चेन एमआरएनए के उपस्थित ट्रिपल कोडोन के रूप में क्या की जाती है? कोड की जाती है। अर्थात उसका निर्धारण एमआरएनए करता है। क्लियर है? और दूसरा, उन्होंने कहा कि ये एमआरएनए द्वारा कोड हो रही है, इसलिए उन्होंने इस सिद्धांत को पुरस्कृत किया, दैट इज सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा, ये सिद्धांत उन्होंने क्या कर दिया? प्रेक्षित कर दिया। हो गया। अब सेंट्रल डोग्मा में डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन क्रम में जो है सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह को उन्होंने समझाया। ठीक है, और अगर अपन यहाँ पे नाम लें तो हमारे पास आ जाते हैं फिर जैकब एंड मोनार्ड, जिन्होंने प्रोटीन संश्लेषण में इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस
में mRNA की भूमिका, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो mRNA की संरचना बनाते टाइम मैंने कहा था इसके कार्य के आधार पे जैकब एंड मोनार्ड ने इसका नाम रखा था मैसेंजर आरएनए, इसलिए mRNA का नाम और mRNA की भूमिका को सुझाया। ठीक है, तो इतिहास में हमारे लिए इतना काफी है। आज हम इसकी पूरी प्रोसेस को जानते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के रूप में। ई कोलाई में इसकी पूरे अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड फिर जैकब एंड मोनार्ड ने इसके रेगुलेशन को भी क्या किया है, कंसिडर किया है। अब प्रोटीन संश्लेषण की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है या कंपोनेंट्स, ठीक है, यूजिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये टॉपिक जरूरी है हमारे समझने के लिए। एग्जाम की दृष्टि से तो ये नहीं पूछा जाता कि यही टॉपिक आए, एग्जाम की दृष्टि से तो क्या है, इनिशिएशन, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये क्वेश्चंस हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें इस बेसिक की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम कुछ रिक्वायरमेंट्स की बात करें, रिक्वायरमेंट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन सिंथेसिस। रिक्वायरमेंट्स या नेसेसरी कंपोनेंट्स। तो नेसेसरी कंपोनेंट्स की हम बात करें तो ये एक बहुत जटिल प्रोसेस है। लगभग एनर्जी सेल की 80%, 75 to 80% एनर्जी जो है प्रोटीन संश्लेषण में ही क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। और यही बॉडी के या सेल के एक तरीके से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी है और जीवन पर्यंत ये संरचना लगातार चलती रहती है। तो इसके लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट्स में सबसे फर्स्ट नंबर पे हम यूज में लेते हैं डीएनए अकॉर्डिंग टू पॉल जैमनिक, या हम बात कर सकते हैं क्या बोलते हैं क्रिक की, या हम बात कर सकते हैं जैकब एंड मोनार्ड की। तो इन सभी ने जो है ये बताया कि डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ है और डीएनए के ऊपर इसकी सूचनाएं निहित होती हैं जो कि कोड की जाती है बाय ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए के ऊपर, और एमआरएनए पर उपस्थित ट्रिपल कोडिन संख्या के अनुसार जो है अमाइनो एसिड्स का क्रम तैयार किया जाता है जिसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, और वही प्रोटीन्स के रूप में होती है। तो ऐसे में सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, डीएनए। डीएनए नेसेसरली हर किसी सेल में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स सभी के अंदर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जा रहा है, जिसको हम पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो डीएनए हमारे लिए इतना ही है, इससे ज़्यादा और नहीं, क्योंकि डीएनए की हम बात करें तो दैट इज डीऑक्सीराइबोज, जिसकी राइबोज शुगर पे सेकंड नंबर पे क्या नहीं है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कमी है। सेकंड हम यहाँ पे जो लेंगे दीज आर आरएनए। आरएनए की हम बात करें तो कार्यों के आधार पे हमने दो भागों में इसको बांट रखा है। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशनल और दूसरा है फंक्शनल। इंफॉर्मेशनल में हम फर्स्ट नंबर पे लेंगे मैसेंजर आरएनए, और इसमें हम लेंगे ट्रांसफर एंड राइबोसोमल आरएनए। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एम आर एन ए कहेंगे, और ये हो गया शॉर्ट में टी आर एन एन ए, एंड दैट इज आर एन ए। ठीक है, ये हो गया। अगर मैसेंजर आरएनए की हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरली, तो ये हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक बार हल्का सा ब्रीफ हम कर दें तो जैकब एंड मोनार्ड ने इसके लिए बात की, तो ये हमको कहां मिलेगा, न्यूक्लियोलस। कहां संश्लेषण होगा इसका, न्यूक्लियोलस में। किसके द्वारा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कौन सा, सेकंड। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम द्वारा उल्टा हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म संश्लेषण का होगा न्यूक्लियोप्लाज्म में। दूसरा अगर अपन इसके
लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई अनिश्चित है और इसका जीवन काल बहुत छोटा है। क्लियर है? और ये बनने के तब ही बनता है जब किसी प्रोटीन को संश्लेषित करना होता है। अवसादन गुणांक इसका बहुत कम है, लगभग 8s के आसपास। ठीक है, और इसकी जो साइज मतलब शेप है वो कैसी है, लीनियर, और इसकी कोडिंग सदैव 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर की जाती है। इसकी संरचना की बात करें तो इसके 5' छोर के ऊपर होता है 7 मिथाइल गुआनिन कैप, जिसे हम कैप बोलते हैं। दैट इज कौन सा हो गया, नॉन कोडिंग रीजन। ये हो गया AUG इनिशिएशन, ये हो गया इलॉन्गेशन, और ये हो गया टर्मिनेशन। ठीक है, और ये नॉन कोडिंग एरिया वापस सेकंड, ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। इनिशिएशन कोडॉन्स क्या हो गए, AUG, और ये हमारे पास हो गए UAG, UGA और UAA। और टर्मिनेशन पे पॉली ए टेल, जो कि लगातार एडिनिन का बाहुल्यता है, पॉली ए टेल, पॉली ए टेल, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ mRNA, एक लीनियर पोजीशन में। वहीं अगर अपन बात करें rRNA की, तो rRNA के दो संदर्भ मिल रहे हैं हमको, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। mRNA में भी दो संदर्भ है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो mRNA बनता है कौन सा, पॉलीसिस्ट्रोनिक, और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की तो mRNA बनता है कौन सा, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक। ठीक है, तो ये पॉलीसिस्ट्रोनिक एंड मोनो, तो यहां पे हम अभी मोनो या पॉली की बात नहीं कर रहे, सिंपल mRNA की संरचना बनाई है। तो इसके इलॉन्गेशन सेल में अगर सिस्ट्रीन्स की संख्या ज्यादा है, एक से ज्यादा, तो दैट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक, और यूकैरियोट्स में बनता है सदैव मोनोसिस्ट्रोनिक। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो rRNA मिल रहा है, एक्चुअली में उसकी जो अवसादन गुणांक है वो कितना है, 70s, जबकि यूकैरियोट्स में जो मिल रहा है वो कितना है, 80s। और इसकी अगर सब यूनिट्स की बात करें तो लगभग 50 + 30s, जबकि 80 की होती है लगभग 60 + 40s। ठीक है, सिंपल आरएनए की संरचना कहें तो इसका 60% एरिया कैसा है, कॉइल्ड। ठीक है, वही 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसका लगभग 60% एरिया कैसा है, कॉइल्ड, और इसका लगभग 40% एरिया जो है वो कैसा है, अनकॉइल्ड। ठीक है, एमआरएनए में कॉइलिंग नहीं है, सिंगल स्ट्रैंड के रूप में है, ये भी सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन इसके जो पूरक न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये एक तरीके से द्विरज्जु की होने का आभास कराता है। तो इसका लगभग 60% एरिया कॉइल्ड और 40% एरिया जो है वो अनकॉइल्ड होता है। ये आरएनए राइबोज न्यूक्लिक सब्सटेंस कहलाते हैं तथा विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन से बॉन्ड बनाकर जटिल संरचना बनाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन सिंथेसिस साइट। राइबोसोम्स पर ही प्रोटीन संश्लेषण संभव है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म में घूमते हुए फ्री 70s टाइप, और यूकैरियोट्स में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी सतह के ऊपर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये कंप्लीट टीआरएनए पे चलते हैं, मिटा देता हूं, ये देख लीजिए एक बार।
टीआरएनए की अगर अपन बात करें तो ये लगभग 77 से 80 न्यूक्लियोटाइड लंबी संरचना होती है। 77 को भी कम कर लेते हैं 55, ठीक है। इसका उत्साधन गुणांक 4s ही होता है। जीवन काल बड़ा होता है। अमाइनो एसिड्स के बराबर इनकी संख्या होती है। कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। इनका संश्लेषण केंद्रक द्रव में होता है, लेकिन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा, जबकि आरआरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा। कहां पे? केंद्रिका के अंदर, केंद्रक द्रव्य में नहीं, केंद्रिका के अंदर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसकी संरचना की अगर अपन बात करें तो ये हम क्लोर लीफ मॉडल दे रहे हैं बाय रॉबर्ट हॉले, और उन्होंने 77 न्यूक्लियोटाइड लंबे टीआरएनए की बात करी। तो ये एक तरीके से ये रहा। दैट इज T-Psi-C लूप, ट्राइस्यूडो यूरिडिन लूप, जो कि राइबोसोम रिकॉग्नाइजेशन का काम कर रहा है। इसको हम बोलते हैं DHU लूप। इसको हम भुजा भी बोल सकते हैं, आर्म या भुजा। लूप का मतलब लूप। इसको हम बोलते हैं एक तरीके से राइबोसोमल अमाइनो एसिड रिकॉग्नाइजेशन लूप या भुजा। ये हो गया 5 प्राइम जिसपे G ग्वेनिन है। ये हो गया C, ये हो गया C, ये हो गया A। ठीक है, ये छोर हो गया 3' और इसके ऊपर सदैव रहता है एक मुक्त OH। इसे बोलते हैं अमाइनो एसाइल अटैचमेंट लूप। ठीक है, और इसमें 7 अयुग्मित खंड होते हैं, इसमें भी 7। ठीक है, दैट इज B7 बेस पेयर्स। इसमें भी B कितने हैं? 7। लेकिन 3 ऐसे होते हैं जो कि एंटी होते हैं mRNA के ट्रिपल कोडोन के, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी कोडोन लूप। ये है tRNA की संरचना, क्लॉड लीफ मॉडल tRNA। ठीक है, इस तरीके से हमारे tRNA जो है वो कंप्लीट होता है। देख लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड जो है वो
एक तरीके से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक इसमें होता है एमिनो ग्रुप, एक प्रतिस्थापी समूह और ये वैलेंसी, दैट इज स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। इस प्रतिस्थापी ग्रुप के कारण अलग अलग संरचना बदलती है, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो यही रहती है। यहाँ पे अगर अपन एक और दैट इज एन टर्मिनल और ये हो गया सी टर्मिनल, ठीक है, तो इस पे अगर एक और अमाइनो एसिड लाएं तो COH, ये हो गया NH2, ये हो गया प्रतिस्थापी समूह 2, ये प्रतिस्थापी 1 अमाइनो एसिड का, ये वैलेंसी कंप्लीट। तो यहाँ पे HO और H के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड। तो अगर हम इसमें से H2O मॉलिक्यूल को निकाल दें तो हमारे पास क्या बॉन्डिंग रह जाएगी, C डबल बॉन्ड O, बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजन में और ये हो गया इसका हाइड्रोजन, दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइडियल बॉन्ड। और इसी तरीके से अमाइनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं। तो ये बॉन्डिंग केमिकल रिएक्शन है जिसमें अनेक एंजाइम्स और फैक्टर्स काम करेंगे और इसी चीज को बनाने के लिए हम mRNA की कोडिंग की आवश्यकता लेते हैं। तो यहाँ पेप्टाइडिन बॉन्ड जो बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं, अमाइनो एसिड्स के। लगभग 100 के करीब, 75 से 100 के करीब अमाइनो एसिड्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, लेकिन नेसेसरली हमारी बॉडी जो है सजीवों की, उसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए 20 अमाइनो एसिड्स नेसेसरी हैं, एसेंशियल बताए गए हैं। उन्हीं के द्वारा हमारे सारे प्रोटीन जो हैं कोड हो जाते हैं। उसमें से एसेंशियल की हम बात करें तो एसेंशियल वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती और वो हमें भोजन के रूप में बाहर से लेना बहुत आवश्यक हो जाता है, ठीक है। वहीं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी खुद उनको संश्लेषित कर लेती है, हमें उन्हें बाहर से भोजन के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। 20 अमाइनो एसिड्स की अगर अपन बात करें तो 20 अमाइनो एसिड्स के अपन यहाँ पे नाम लिखे शॉर्ट में, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज अल्फाबेटिकली जमा लेते हैं, एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्परजीन, ASN, फिर आता है सिस्टीन, क्लियर है। सिस्टीन के बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सिस्टीन के बाद आ जाएगा ग्लाइसिन, ग्लूटेमिक एसिड, ग्लूटेनिन, ठीक है। ग्लूटेनिन के बाद में हिस्टिडीन, हिस्टिडीन के बाद आइसो ल्यूसीन, तो ILE, आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन, लाइसीन, मैथियोनिन, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इनिशिएटिंग अमाइनो एसिड के रूप में हमारे काम में आएगा, मैथियोनिन। देन 14th नंबर पे फैलिन, एलिन, PHE, प्रोलिन, सीरीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड वैलेनिन, VAL। तो ये 20 अमाइनो एसिड्स की सीरीज है जो कि हमारे लिए इसेंशियल और नॉन इसेंशियल्स के रूप में होते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में जरूरी होते हैं। ये सभी अमाइनो एसिड्स पूर्व में ही इनएक्टिव फॉर्म में सेल्स के साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण से पहले एक विशिष्ट एंजाइम अमीनो एसिड सिंथेटेज, ठीक है, या एक एंजाइम अमीनो एसिड ट्रांसफेरेज, इन एंजाइम्स की उपस्थिति में उपयुक्त और विशिष्ट अमाइनो एसिड को पहचान कर उसे सक्रियण किया जाता है, तब प्रोटीन संश्लेषण में उसकी भूमिका को ऐड किया जाता है। तो ये अमाइनो एसिड्स की लिस्ट है जो कि कोशिका द्रव में पड़े रहते हैं। तो हमें लगभग 20 अमाइनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स कंप्लीट। मिटा देता हूं। अमाइनो एसिड्स के बाद अब यहां पे यूज में लेते हैं राइबोसोम।
ये एक्चुअली में साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में मिलते हैं, कोशिका झिल्ली रहित ऑर्गन्स हैं। ये एक्चुअली में आरआरएनए प्लस न्यूक्लिक प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं से बनी हुई जटिल संरचना होती है। इनकी अगर अपन बात करें तो लगभग बॉडी में या साइटोप्लाज्म में 80% टोटल आरएनए का 80% आरआरएनए होता है। एमआरएनए की स्ट्रेंथ है 5 से 7%, टीआरएनए की स्ट्रेंथ है 10 से 12%। ठीक है, तो बाकी 80% कौन है? आरआरएनए होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर आरआरएनए जो है वो है लगभग क्या बोलते हैं 70S, और 70S की यूनिट्स हैं 50 और 30S। 50S की यूनिट अगर ब्रेक करें तो ये है लगभग 23 और 5S। ठीक है, वहीं अगर 30S की बात करें तो लगभग 16S की सब यूनिट्स में ये ब्रेक होता है या यूनिट से मिलके बना हुआ है। वहीं अगर अपन बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के अंदर ये है 80S स्वीडबर्ग यूनिट। ठीक है, स्वीडबर्ग यूनिट की बात करें तो dx/dt अपॉन ओमेगा स्क्वायर x, ये हम कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पे x जो है केंद्र से दूरी, पार्टिकल या मॉलिक्यूल तय की गई दूरी, t है यहां पे सेकंड में इकाई समय, घूर्णन में लगा समय, ओमेगा है उसका कोणीय वेग और x हो गई उसकी वापस दूरी। इससे हम स्वीडबर्ग कॉफिशिएंट या स्वीडबर्ग यूनिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्वीडबर्ग यूनिट के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ कितनी आ रही है 70, और इसकी उप इकाइयाँ आती है 50 एंड 30। वहीं 80S यूकैरियोट्स में और 80S में ये हो गया लगभग 60S एंड 40S। 60S यूनिट जो लार्ज सब यूनिट जिसको हम बात कर रहे हैं, लार्ज सब यूनिट की कैपेसिटी है 28S, 5.8S एंड 5S। 3 यूनिट्स होती हैं उसकी, 28, 5.8 और 5। वहीं 40S की अगर अपन बात करें तो उसकी एक यूनिट है 18S। राइबोसोम्स के इतिहास की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले राइबोसोम जो है उसे आइडेंटिफाई किया गया बाय क्लाउडे, और इन्होंने इसका नाम मीजोसोम्स रखा। मीजो नहीं, माइक्रो नाम इसका रखा माइक्रोसोम। लगभग 1940-41 के अंदर उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया। देन यहां पे अपन नाम ले सकते हैं रॉबिन्सन, ने इन्हें सबसे पहले प्लांट सेल्स में आइडेंटिफाई किया। देन यहां पे हम नाम ले लेते हैं प्लाडे, ने इन्होंने सबसे पहले एनिमल सेल्स में आइडेंटिफाई किया। एंड राइबोसोम नाम दिया। क्यों नाम दिया? बिकॉज दे आर राइबोन्यूक्लियोसोम, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड RNA से बने हुए या संगठित संरचनाएं होती थी, इसलिए उन्होंने इसका नाम जो है वो राइबोन्यूक्लियोसोम या राइबोसोम नाम रखा। ठीक है, ये यूनिट्स हो गई। संरचना जो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में सेम ही है, 2 यूनिट से मिलकर बना है, स्मॉल यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। तो यहाँ पे अगर एक डायग्रामेटिकली देखें तो ये हो गई इसकी लार्ज सब यूनिट, या पहले स्मॉल बना देते हैं, ये हो गई इसकी स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट के अंदर ये पोर्शन जो है नोन एज क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब होता है खांच। ठीक है, और ये दोनों के बीच का जो भाग है दैट इज प्लेटफॉर्म।
प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया ये दोनों क्लेफ्ट एक तरीके से भींच के रखने वाली संरचना या दो उभारों को जोड़ने वाली संरचना जो है दैट इज प्लेटफॉर्म, और ये पूरी को हम बोल सकते हैं बॉडी, दैट इज नोन एज बॉडी। तो ये क्या है? स्मॉल सब यूनिट। अगर प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो 30s, यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो 40s। ये है लार्ज सब बॉडी जिसमें ये भाग तो हमको दिख जाएगा, ये उभार एक को मिटा देते हैं क्योंकि ये एक के ऊपर होता है। जो कि आकार में बड़ा, दैट इज लार्ज सब यूनिट। लगभग अगर ये 30s है तो ये हो गया 50s इन प्रोकैरियोट्स। इसके भाग की अगर अपन बात करें तो दैट इज रिज्ड, RIDGE, उभार। ये होती है इस दोनों के बीच में फोरो, FORROW, या इसे टनल भी बोलते हैं, वैली है टनल। इसको हम खांच बोल सकते हैं, खांच, ठीक है। और एक तीसरी और उभार होता है जो इसमें पीछे की तरफ दिखता है, यहां से दिखेगा नहीं, दैट इज सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस, सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस। ये हो गई इसकी बॉडी। तो ये हो गई लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। करने के लिए यहां फैक्टर्स का मतलब एंजाइम भी है, फैक्टर्स का मतलब जो आयंस हैं उनका भी मतलब है यहां पे। तो आप एंजाइम एंड फैक्टर्स बोल दीजिए या फैक्टर्स भी बोल देते तो वो भी काफी होता। फैक्टर्स में अगर अपन इफेक्ट करें तो फैक्टर्स हमारी जो है यहां पे 3 टाइप की रिएक्शंस कंप्लीट होती है। एक्चुअली में 3 नहीं 4 टाइप की रिएक्शंस कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, ठीक है, और प्रोसेसिंग। इनिशिएशन, यहां पे हम तुलनात्मक रूप से दोनों के बारे में बता देते हैं। एक हम बोल देते हैं फॉर प्रोकैरियोटिक, दैट इज फॉर प्रो, दैट इज फॉर प्रो। ये हम बोल देते हैं फॉर यूकैरियोटिक, फॉर यूकैरियोटिक, फॉर यूकैरियोटिक, ठीक है। इनिशिएशन, जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन में नाम दिया फैक्टर्स को, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, दीज आर नोन एज TF। उसी प्रकार से हम यहां पे नाम देंगे अब IF। तो I दैट इज IF, इनिशिएशन फैक्टर फॉर प्रोकैरियोट्स। और यहां 3 टाइप के हैं, IF1, IF2, IF3। तीनों जो हैं अलग अलग भूमिका निभाते हैं प्रारंभन में, इनिशिएशन में। यहीं यूकैरियोट्स की अगर अपन बात करें तो यूकैरियोट्स में इसको इनिशिएट करने के लिए हम यहां पे एक प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं, अनुलग्न, दैट इज स्मॉल e।
ये रिप्रेजेंट करता है फैक्टर्स को यूकैरियोटिक, ठीक है। तो दैट इज यूकैरियोटिक IF, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। इनकी कैटेगरीज है 1 2 EIF 10 तक। प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर 3 है, EIF 1 2 3, एंड यूकैरियोट्स में है EIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। प्रोकैरियोट्स में इलोंगेशन फैक्टर, तो हम क्या नाम देंगे इसको, इलोंगेशन फैक्टर EF। 3 टाइप के हैं, EF TU, EF TU, EF TS एंड EF G। 3 है, EF TU, EF TS एंड EF G। वहीं यूकैरियोट्स में इलोंगेशन फैक्टर्स की बात करें तो इसमें है EF1 एंड EF2, केवल 2 ही हैं, EF1। यहां R की वैल्यू का मतलब है रेस्क्यू और रिलीज। रेस्क्यू और रिलीज, रिलीज का मतलब हो गया हटा देना, रेस्क्यू का मतलब हो गया मोचन, और मोचन का मतलब एनर्जी। तो यहां पे एक्टिवेटर्स और एनर्जी सोर्स की बात करें तो GTP एंड ATP के हाइड्रोलाइसिस से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। और यहाँ पे एक्टिवेटर्स की बात करें तो मैग्नीशियम आयंस जो है वो एक्टिवेटर्स के रूप में प्रयुक्त होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स एंड मैग्नीशियम आयन। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब हम यहां पे आते हैं टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस।